हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा का जीएस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जो ये मॉडल पेपर बनाया गया है, ये इसका 6वां पार्ट है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा है। तो पहला है अनुच्छेद 39 का ए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन है इसमें, ठीक है, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 क्या है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अनुच्छेद जो 48 है वो क्या है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2010 में, ठीक है। जो मानव गरीबी सूचकांक HPI 1997 में प्रस्तुत किया गया था, बाद में वर्ष 2010 में जो है मानव विकास रिपोर्ट के इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया था, क्योंकि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है 2019 में जाके MPI के रूप में के अनुसार जो है भारत ने वर्ष 2006 से लेकर के 2016 के बीच जो आंकड़ा निकाला था, 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है 2010 में कर दी गई थी, ठीक है। 2097 से लेकर के 2006 तक MPI ने जो है 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था, ठीक है। तो इसी के आधार पर इसका नाम जो है 2010 में क्या कर दिया गया था, बहुआयामी गरीबी सूचकांक या MPI, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न करंट अफेयर से है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों के का विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानूनों से प्राप्त हुआ। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 बिल्कुल गलत है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये बिल्कुल सही है। शत्रु संपत्ति या एमिनी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 ये भी गलत है। और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा जो है प्रयुक्त असाधारण शक्तियों का विधिक आधार निम्नलिखित में से कौन था। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट जो है 1897, ठीक है। तो कौन सा कोड सही हो जाएगा, तो दूसरा चौथा इसमें सही है, तो कोड नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दूसरा और चौथा इसमें सही है। चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तो सूची दिया गया है, एक अनुच्छेद है, इधर प्रावधान है, आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद किस प्रावधान के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 में किसका क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 मिलान सही हो जाएगा। अनुच्छेद 67 का ख क्या है, तो राष्ट्रपति को हटाना, इसका उपबंध किया गया है, राष्ट्रपति को हटाना किसके द्वारा, महाभियोग के द्वारा। तो महाभियोग किस पे लगता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 94 क्या है, तो स्पीकर को हटाना, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 94 में, ठीक है। अनुच्छेद 90 क्या कहता है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चारों पॉइंट को आप लोग नोट करके 2-3 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो कौन सा मिलान इसमें सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले में था अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ए में 2 है, तो यहाँ पे ए में 2 है। यहाँ पे एक और देख लीजिए, अनुच्छेद 67 ख क्या है, तो 67 ख जो है राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को हटाना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 67 ख यानी तीसरा है, तो यहाँ तीसरा इसमें सही है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो 22 जुलाई 1947 आप लोग जानते होंगे, ठीक है। भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया था, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, इसको याद कर लीजिएगा, पिंगली वेंकैया, ठीक है। पिंगली वेंकैया ने इसको तैयार किया था, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 6वां नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
ठीक है। और यह पार्क जो है जैव प्रौद्योगिकी विकास विभाग जो है भारत सरकार और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2002 में, ठीक है, 2002 में स्थापित किया गया था और वर्ष 2007 में पूरी तरह से जो है कार्यात्मक हो गया, ठीक है। और बायोटेक पार्क लखनऊ भारतीय समाज अधिनियम 21/1868 के तहत, ठीक है, पंजीकृत किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कब स्थापना हुई और कब से पूर्ण रूप से कार्यरत हुआ, तो 2007 से, कहाँ पे है, लखनऊ में है, ठीक है। तो इतना इसमें याद रखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, तो सूची दिया गया है, योजना है, एक प्रारंभ वर्ष है। तो पीएम जन आरोग्य अभियान कब शुरुआत हुआ इसका? तो पीएम जन आरोग्य अभियान कब शुरू हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2018 में। और पीएम वय वंदन योजना कब शुरू हुआ था? तो ये किया गया था 2017 में, ठीक है। और पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुआ था? तो ये 2015 में, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए स्वच्छ भारत अभियान, तो 2014 में। ये आपका यहाँ पे नीचे देख लीजिए, यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है 2014 में, ठीक है। तो कौन सा कोड सही हो जाएगा? पीएम जन आरोग्य कब था? 2018 में। अब पीएम वय कब था? 2017 में। और ये पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015 में। तो पहले में 2 है, तो पहले में 2 हो गया, दूसरे में 3 है, दूसरे में 3 हो गया, सी में 1 है, तो सी में 1 हो गया, डी में 4 हो गया। तो कोड नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इन चारों को आप लोग याद रखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं है पूछा है प्रश्न में। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। CO2, मीथेन, ओजोन, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। इसके अतिरिक्त जो है सभी जो है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का मिलान होता है, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न है, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए, थोड़ा बहुत आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? तो सरकार ने व्यापारियों और दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए जो है व्यापारियों और रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना को मंजूरी दी है। यह 18 से 40 वर्ष आयु के व्यापारियों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, ठीक है। और यहाँ क्या दिया है, 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र हैं, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। और उनका वार्षिक लेन देन टर्नओवर रुपया 1.5 करोड़ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, नहीं ये सही है, टर्नओवर सही है, सॉरी, ठीक है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के राष्ट्रीय इस पात्र ही इसके पात्र हैं, तो ये गलत है आपका, ठीक है, सही नहीं है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही नहीं होगा। इसके अंतर्गत रुपया 3000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया था? पारिस्थितिकी संक्रमण का अवधारणा का सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो बेनेट के द्वारा किया गया था, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1982 में हुई थी, ठीक है। और स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ था इसका? तो ये 1992 में हुआ था, ठीक है। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 1998 में हुआ था, ठीक है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था, ठीक है, 1975 में हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा 1975 में। तो पहला 4 सही हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 3 में 4 है, तो एक और देखेंगे। उसके बाद जो है दूसरा आ जाएगा आपका
कौन सा है 1982 में, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में, तो एक आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कूट नंबर ए आपका मिल रहा है, ठीक है। तो इन चारों को याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में, ठीक है। तो इन चारों पॉइंट को आप लोग सन के अनुसार याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। तो इसमें से कौन सा रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये 1992 में हुआ था, ठीक है। और ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब आया था? तो ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन जो है 1987 में आया था, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रवर्तन कब आया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रवर्तन जो है ये आया था 1987 में ही, 1987 में आया था, ठीक है। और देख लीजिए आप लोग, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था? तो द लिमिट ग्रोथ टू प्रकाशन इसका जो है 1972 में हुआ था, ठीक है, 1972 में हुआ था। तो ये 1987 दो बार है। और ये जो हुआ था 1 जुलाई में हुआ था, ठीक है, ये सितंबर में हुआ था, ठीक है। तो पहले ये आया था, ठीक है। तो 1972 हो जाएगा, पहले 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा आ जाएगा आपका, ये देख लीजिए जुलाई में हुआ था 1987 में, तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर पे ये सितंबर में हुआ था 1987 में ही, तो तीसरा नंबर पे ये हो जाएगा। और पहले नंबर पे ये जो था रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे जो है रियो डी जेनेरियो के नाम से भी जाना जाता है, तो ये 1992 में आया था, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। तो आपका कूट नंबर भी यहाँ पे आपका सही हो जा रहा है, ठीक है। तो इन चारों को याद रखिएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो का 1992 में, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रशासन 1987 जुलाई में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रवर्तन 1987, ठीक है, सितंबर में, और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन जो हुआ था 1972 में, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है यहाँ पे, कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, तो बिल्कुल सही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना था, तो ये गलत है। सिर्फ सूचना तकनीकी में नहीं बल्कि हस्त कौशल में भी इसमें जुड़ा था, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो कोड नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, केवल 1 सही होगा, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है जुलाई 2015 में हुआ था, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो 3 राज्यों से मिलता है, तो किस राज्य में ये का हिस्सा नहीं है ये पूछा है। तो ये हरियाणा का हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, ये आता है अनुच्छेद 21 के अनुसार। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, तो ये तो गलत हो जाएगा, सीधे सीधे उत्पीड़न यहाँ पे आ गया, ठीक है। पानी की गुणवत्ता से को दूषित करना, ठीक है, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, तो ये भी उसी दायरे में आता है। और मृत्युदंड भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो पूछा है कौन सा दायरे में नहीं आता है? तो ये कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न जो है ये इस दायरे में नहीं आता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर जो है सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर, तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को जो है प्रोटेम स्पीकर जो है नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तृतीय अनुसूची में क्या लिखित है? तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है इसमें, तो बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है इसमें, ये भी सही है।
भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप भाग 3 में नहीं है, तृतीय अनुसूची में नहीं है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा निम्न में से क्या उपबंधित है, ये पूछा है। भारतीय संविधान में तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है, तो ये उपबंधित है, ये नहीं है, ठीक है। और संसद के सदस्य द्वारा ले जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, ठीक है। ये तीनों जो है तृतीय अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये जो है ये नहीं आता है, तीसरा नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कूट सही हो जाएगा आपका, तो 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में देख लीजिएगा, तृतीय अनुसूची में क्या क्या उपबंधित है ये पूछा है, तो ये भी है, ठीक है। मंत्री की शपथ और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का शपथ और संसद के सदस्यों की शपथ, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति का इसमें नहीं है, तीसरी अनुसूची में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 उपबंधित हैं, तो आपका कूट नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, बुलक कैपिट लिस्ट जिसे बैल पूंजीपति कहते हैं, किसे कहा जाता है उसको, तो उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ़ नहीं है, पर धनी नहीं है, उनको क्या कहा जाता है, बैल पूंजीपति कहते हैं, ठीक है, जिसे बुलक कैपिट लिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन हैं खेती करने के लिए लेकिन वो धनी नहीं है, ठीक है, तो उनको ये कहा जाता है बैल पूंजीपति। 19 नंबर प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो हुसैन शाह था, ठीक है। जो हुसैन शाह जो है सरकी जो है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु जो है 1505 ईस्वी में हुई और इसकी मृत्यु के साथ ही जौनपुर राज्य को लोधी शासकों द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया गया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो जहांगीर के शासनकाल में कौन सा आया था भारत में, तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट, ठीक है। फ्रांसिस्को पल्सर्ट जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और इसने जो है भारत उपमहाद्वीप के अनेक स्थानों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का जो है रोचक वर्णन किया है, ठीक है। उसका वर्णन एक प्रकार का रिपोर्ट भी माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में सुमेलित नहीं है, तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध से संबंधित था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित था। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था, ठीक है, ये 1817 से लेकर के जो है 1818 में हुआ था, ठीक है। और यह युद्ध अंतिम रूप से जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के भारत के गवर्नर जनरल बनने के बाद लड़ा गया था, न कि जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी जो है इसके जो है नेतृत्व में हुआ था, इसके शासनकाल में हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ समय में ये नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों जो है सिंगल में भी पूछा जाता है। ये आंग्ल नेपाल युद्ध किससे संबंधित है और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है, ये दोनों बहुत बार पूछा गया है। 22 नंबर प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था, तो ये जब्त, ठीक है। जब्त प्रणाली जो है मुगल सम्राट के बादशाह जो है अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था की प्रणाली थी, ठीक है। अकबर के शासन काल में जो है 15वें वर्ष लगभग 1570-71 में जो है टोडरमल ने खालसा भूमि पर जो है भू राजस्व की नवीन प्रणाली जिसका नाम जब्त था उसने प्रारंभ किया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो मत्स्य महाजनपद का कहाँ पे स्थित था, तो ये राजस्थान में था, ठीक है। राजस्थान में 16 महाजनपद थे ना, तो मत्स्य महाजनपद जो था वो राजस्थान में स्थित था, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा।
24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है किसको? तो एबरडीन को। ठीक है, एबरडीन को जो है यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 25वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बड़ा पठार है? तो कोलोराडो जो है सबसे बड़ा पठार है और इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 3,37,000 वर्ग किलोमीटर है। यह कोलोराडो, ऊटा, एरिजोना और न्यू मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, मैक्सिको में ये स्थित है, तो सबसे बड़ा पठार माना जाता है कोलोराडो को। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन है? तो पारादीप है। ठीक है, पारादीप जो है बंदरगाह सर्वाधिक गहराई वाला है और ये जो है 15 मीटर है इसकी गहराई। और यह बंदरगाह जो है उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। यह भारत के पूर्वी समुद्री किनारे पर स्थित है। सबसे बड़ा समुद्र तटों में से एक है ये। ठीक है, और यह बंदरगाह एक कृत्रिम हार्बर पर बनाया गया है। ठीक है, और पारादीप गहरे पानी वाला जो है बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी तथा महानदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है पूछ रहा है। तो जो अगुलहास धारा है ये शीत महासागर धारा नहीं है। ठीक है, यह दक्षिण पश्चिमी हिंद सागर में चलती है और यह अफ्रीका की जो है पूर्वी तटों पर तक चलती है। बाकी सभी जो है जलधाराएं ये जो है ठंडी जलधाराएं हैं। ये जो है तीनों ठंडी जलधाराएं हैं और ये जो है गर्म जलधारा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। गर्म महासागरीय जलधारा है अगुलहास। 28 नंबर प्रश्न है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कैसा होता है? तो ये 5 माइक्रोन से कम होता है। जो हम लोग श्वसन के साथ हमारे मतलब शरीर में जो है धूल कण हो जाते हैं वो उसका आकार कितना बड़ा होता है? तो 5 माइक्रोन से कम होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, दो सूची दिया गया है, संस्थान है और शहर है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये देहरादून में है। ठीक है, और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये झांसी में है। ठीक है, और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये जोधपुर में है। ठीक है, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है। ठीक है, तो कौन सा कोट यहाँ पे मिल रहा है आप देख लीजिए। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में तो 3 यहाँ पे देख लीजिए मिल रहा है, और एक और मिला लीजिए भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान, तो ये झांसी में 4 मिल रहा है यहाँ पे, तो बी कोट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है गोरखपुर में हुए बीआरडी अस्पताल हादसे के बाद जो है 2004 में जो है यहाँ पे हम गोरखपुर के ही हैं। ठीक है, तो जो 2004 में यहाँ पे जो है इंसेफ्लाइटिस से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी और तभी से लंबित है, अभी हो नहीं पाया है। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना जो है अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। ठीक है, और यह अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के जो है गोरखपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। ठीक है, 2004 से ही यह प्रस्तावित है लेकिन बन नहीं पाया है। ठीक है, अब रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पे आ गया आप लोग का। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी? 5, 16, 51 और 158। तो कैसे किया है? तब यहाँ पे देख लीजिए, 5 में अगर हम 3 का गुणा करें, 5 गुणे 3 + 1 तो 16 हो जा रहा है। अब इसी तरह से करेंगे, 16 गुणे 3 धन 3 यानी 2 2, ये 2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो 51 हो गया। अब 51 गुणे 3 और 3 में +4 जोड़ा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका
158 हो जाएगा। अब 158 में हम 3 का गुणा करेंगे और प्लस क्या करें, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा और 1 और 3 और ये 5 और यहाँ पे 3 करेंगे गुणे 3 158 गुणे 3 प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 1 है, यहाँ पे 2 बड़ा 3 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ, फिर यहाँ पे 7 होगा। तो 158 तिया गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 481 आ जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा 5 गुणे 3 धन 1 किया है, फिर क्या किया है 16 गुणे 3 धन 3 किया है, यहाँ पे 2 ऐड किया है, फिर क्या किया है 51 गुणे 3 प्लस 5 किया है, फिर 158 गुणे 3 प्लस 7 किया है। तो हम करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा, 481 आ जाएगा। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पे भिन्न छांटना है। तो AFH है, तो DFH KMO और RTV और TWZ में कौन सा इसमें से डिफरेंस पूछा है, अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए, अगर D करते हैं फिर F करते हैं तो बीच में कितना है, 2 का गैप है प्लस 2 का, फिर F से H के बीच में H करते हैं तो F से H के बीच में कितना हो जा रहा है, प्लस 2 हो जा रहा है। ठीक है, अब फिर इसी तरह से KMO का करेंगे तो K और M को कर रहे हैं तो प्लस 2 आ रहा है। ठीक है, प्लस 2 आ जा रहा है, और M से O जब करेंगे तो कितना आ जा रहा है, प्लस 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी दोनों सेम हो जा रहा है, सेम हुआ। इसी तरह से RTV का करेंगे तो R से करेंगे T करेंगे तो कितना हो जा रहा है, प्लस 2 हो रहा है। फिर T से कर रहे हैं V तो V प्लस 2 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी सही हो जा रहा है, इससे मिल रहा है, यानी यही गलत होगा TWZ। तो T और W करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे प्लस 3 आ जा रहा है, और W से Z तक हम जाएंगे तो प्लस 3 आ जा रहा है। तो ये तीनों से भिन्न है TWZ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। क्या कह रहा है, यदि किसी माह का चौथा दिन कौन सा है, शनिवार है, सैटरडे है, चौथा दिन, किसी माह का चौथा दिन जो है शनिवार है, तो उस माह का 11वां 18वां 25वां दिन भी जो है शनिवार होगा। ठीक है, जिसका चौथा दिन शनिवार है उसका 11वां 18वां 25वां दिन भी जो है शनिवार होगा। ठीक है, अब 26वें दिन कह रहा है, तो जब 25वें दिन शनिवार होगा तो 26वें दिन क्या हो जाएगा, 26वें दिन जो है रविवार हो जाएगा आपका। ठीक है, रविवार होगा, और 26वें दिन से 5 दिन पहले कह रहा है तो कौन सा दिन होगा, 21वां दिन होगा। तो 21वां दिन कौन सा दिन हो जाएगा आपका, 21वां दिन जो होगा, तो 18वां दिन कौन सा आ रहा है, 18वां शनिवार आ रहा है, तो उसमें प्लस 3 कर देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, 21वें दिन के बाद आ जाएगा शनिवार सोमवार मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जिस माह में चौथा दिन शनिवार होगा उस दिन 11, 18, 25 को भी शनिवार पड़ेगा। ठीक है, तो जब 18 को शनिवार पड़ रहा है तो उसमें 5 दिन पहले कहा है, तो 5 दिन बाद ये हो जाएगा 26वां दिन रविवार हो रहा है, तो उसके बाद उसमें जब हम 3 घटा दे रहे हैं, 3 ऐड कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न जो है आयोग द्वारा इसमें रखे जाते हैं। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, तो बिल्कुल सही है। शिक्षा सफलता की कुंजी है, तो ये भी सही है, और इसका व्याख्या कर रहा है, क्योंकि सफलता की कुंजी शिक्षा है, और शिक्षा के सफलता जो है, सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, यानी इसका व्याख्या भी कर रहा है। तो दोनों कथन सत्य हैं और व्याख्या भी सही रूप से हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, जो संबंध 3 और 11 में है वही संबंध 7 और किस में होगा। 3 और 11 में, तब यहाँ पे देख लीजिए 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, 11 में 11 हो गया। इसी तरह 7 को कर दीजिए, 7 का स्क्वायर धन 2 कर दीजिए बराबर 7 7 49, तो 51 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मान लाना था तो इसको स्क्वायर करके हम जब 2 जोड़ेंगे तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से इसका स्क्वायर करके जब हम 2 प्राप्त करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 51 आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैथ का प्रश्न आ गया आपका। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए कोई चीज़, कोई किसी
वस्तु का दाम जो है 2 रुपया है तो उससे 20% उसमें और ऐड करके जो है अंकित कर देता है। ठीक है, वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट दे देता है। अब जो अंकित मूल्य है इस पर जो है 2, 4, 5% जो भी हो कुछ छूट दे देता है और 8% लाभ भी कमाता है। अब इसी मूल्य में से वो 8% लाभ कमाता है, तो छूट की दर क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो माना वह क्रय मूल्य, माना वो खरीदता कितने में है, X रुपये में मान लीजिए खरीदता है। ठीक है, अंकित कितना करता है 20%, तो 20% मतलब कितना हो गया 1.2। ठीक है, तो 2 यानी X भी इसमें है तो इतने में वो खरीदता है। ठीक है, अंकित मूल्य करता है यानी 1.2 रुपया और X जो है उसको अंकित करता है। अब मान लीजिए छूट Y दे रहा है, छूट दे रहा है, ये मान लीजिए क्रय मूल्य है और ये छूट दे रहा है। ठीक है, जब छूट देगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, कितने उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 1.2x इंटू 100 माइनस वाई, मतलब 100 में से जो है छूट दे रहा है, पूरे 100 में से छूट दे रहा है, अब बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अब लाभ उसका कितना हो रहा है, तो लाभ हमको परसेंटेज में निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1.2x और 100 माइनस वाई अपान 100 और यहाँ पे माइनस एक्स, यानी टोटल कितना क्रय मूल्य है उसका, अब बटे एक्स और परसेंटेज में निकालना है तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, अब 8% लाभ कमा रहा है तो 8% लाभ कमाने में क्या हो जाएगा उसका, यहाँ पे x 120 हो जाएगा माइनस 1.2 वाई माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100x इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए क्या बच रहा है आपका, 8% का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो कितना बचा 20 माइनस कितना बचा 1.2 वाई बच गया। ठीक है, तो 1.2 वाई बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, अरे ये 0.2 है, ये 12 है, तो ये जब दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 10% बच जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना हो गया 10%, यानी कितना छूट पे का किया है, y का मान छूट है ना, तो कितना परसेंट का छूट किधर है उसका, तो कितना है 10% है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10% वो छूट की दर है उसके। ठीक है, वो 10% छोड़ रहा है और 8% लाभ ले रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जो है आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज का के विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। तो समचतुर्भुज, ठीक है, तो समचतुर्भुज आपका हो जाएगा, इसको हम ऐसे अगर बना दें, समचतुर्भुज अगर हम ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है, समचतुर्भुज ऐसे बना दे रहे हैं, तो क्या कह रहा है, उसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर और तथा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इसको हम 2 डिवाइड भागों में कर दें तो एक ये मान जो है कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये मान कितना हो जाएगा 16 यानी 32 हो जाएगा। और एक है 2 विकर्ण है तो एक विकर्ण का 24 दिया है तो इसका एक ये 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए हम नामकरण कर दे रहे हैं A B C D। ठीक है, अब देख लीजिए AC बराबर कितना दिया है, AC जो हो जाएगा A और C का मान कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा और B और D का मान कितना हो जाएगा तो 32 सेंटीमीटर दिया ही है। ठीक है, और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा O, यहाँ पे वर्जिन है O, देख लीजिए मध्य बिंदु O से A के, O से A कितना हो जाएगा तो OA बराबर क्या हो जाएगा OC के बराबर हो जाएगा। अरे ये दूरी और ये दूरी, ठीक है, ये दूरी कि OC बराबर हो जाएगा, बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और OD, अब यहाँ पे देख लीजिए OD ये मान, ठीक है, OD बराबर कितना हो जाएगा OB के हो जाएगा, तो ये नीचे वाला हो जाएगा OB हो जाएगा। तो ये कितना दिया है 16 सेंटीमीटर दिया है, 2 भागों में बटा है ना, ये 16 ये है 16 ये है, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब ये क्या कर सकते हैं तो AD स्क्वायर AD, ये देख लीजिए यहाँ समकोण त्रिभुज बन जा रहा है यहाँ पे, तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका OA स्क्वायर, OA स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर, तो OD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जब रखेंगे
AD स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 400। 12 पर हम 144, 16 16 हम 169, तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जो है जब 400 को यानी AD स्क्वायर बराबर 400, तो AD बराबर तो ये जाएगा अंडर रूट 400 हो जाएगा, तो अंडर रूट 400 का मान कितना होता है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। और सम चतुर्भुज का परिमाप पूछा है, तो परिमाप बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 गुणे 4 हो जाएगा, तो 20 गुणे 4 बराबर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत बनाए जाते हैं, ठीक है, हमेशा ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य बताना है। तो 20 सम संख्याओं का धनात्मक संख्या कौन सा हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 38 और 40, ठीक है। तो यहाँ पे 20 संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, ये 20 संख्या हो गया। तो माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर सिग्मा x अपान n, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सिग्मा x की जगह पे क्या हो जाएगा 2 + 4 + 6 डॉट 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 32 + 40 हो जाएगा, ठीक है, बटे 20 संख्या का 20 प्रथम 20 का पूछा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20/2 अगर बाहर कॉमन लेंगे तो 20 गुणे 2 प्लस कितना हो जाएगा 20 माइनस वन का 2 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं 10 हो जाएगा, यहाँ पे 40 धन 38 बटे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 10 गुणे 78 बटे 20 बराबर किसको काटेंगे, ये कट गया 2 3 6 1 7 2 18, कितना आ जाएगा 2 9 18 39 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना मान आएगा इसका 39 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग माध्य निकालना जानते भी हैं, उस अपने अनुसार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रफ कार्य जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसको माध्य निकालने की सिग्मा x अपान n इस फार्मूले पर रखेंगे, जब टोटल मान बटे पदों की संख्या, तो जब वही सॉल्व कर देंगे आपका 39 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला के आधार पर आप लोग लगाइएगा, और कोई भी रूल जानते होंगे तो अपने मेथड से इसको लगा सकते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, एक बंदर 20 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है, पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, इस तरह वह कितने समय में खंभे के जो है शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो ये बंदर है, 12 मीटर का ये खंभा है, क्या कह रहा है पहले मिनट में वो 2 मीटर, यानी पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, ठीक है, और अगले जब 2 मीटर चढ़ता है तो 1 मीटर नीचे खिसक जाता है, ठीक है। तो वह कितने समय में पहुंचेगा ये पूछ रहा है। तो देख लीजिए पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, जबकि इसी दूसरे मिनट में 1 मीटर जो है नीचे खिसक जाता है, इसी जो है 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। अतः अब जो है 2 मिनट में वह केवल 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है 1 मीटर चढ़ता है, ठीक है। तो 20 मिनट में कितना चढ़ेगा तो 10 मीटर चढ़ जाएगा, ठीक है। और 21वें मिनट में वो 2 मीटर चढ़ेगा, जब 20 मिनट में 10 मीटर चढ़ जाएगा, 10 मीटर चढ़ जाएगा तो 21वां मिनट जो आएगा तो वो 2 मीटर तो चढ़ ही जा रहा है ना, तो 2 मीटर चढ़ के वो शीर्ष पर पहुंच जाएगा, तो 21वें मिनट में वो 2 मीटर चढ़ जाएगा, अतः 21वां जो मीटर होगा वो 12 मीटर खंभे को पूरा कर लेगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 35 मीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं, मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो इसको लगाने के लिए देखिए समय क्या दिया है, पूरा अभीष्ट समय या पूरा समय कह सकते हैं, अभीष्ट समय जो दिया है निकालना होता है, तो कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी कर दीजिए, कुल दूरी बटे क्या हो जाएगा कुल चाल, ठीक है, कुल चाल, ठीक है। अब कुल दूरी कितना दिया है 127 प्लस 98 मीटर बटे, अब कुल चाल कितना दिया है 55 प्लस 35, ठीक है,
55 + 35 और गुणे जो है कितना दिया है 15/18 मीटर प्रति सेकंड दिया है। ठीक है, अब इसी को जब करेंगे तो 225 बटे इसको जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 गुणे 5/18। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 सेकंड आ जाएगा आपका आंसर। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे देख लीजिए, ऐसे करिएगा 90, ये 90 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 18/5। ठीक है, तो इसको इससे काट देंगे, इसी को काटेंगे तो 9 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर जाएगा 9 सेकंड बाद जो है एक दूसरे को पार कर जाएंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो प्रश्न नहीं आता है तो उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है और मॉडल पेपर के तौर पर यहाँ पे 30 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं 30 मॉडल पेपर में से आपको संभवतः सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।